दोस्तों, यह पहला मौका नहीं जब भारत चीन की धुलाई करता रहता है। आपको याद होगा कि कैसे 6 महीने पहले तवांग कांड हुआ और इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी जो अवैध रूप से भारत में थी उसे कैसे पिटाई करके खदेड़ा। उससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत आज के समय में कितना ज्यादा पावरफुल है, यह देख लो। लेकिन इस बार अजीत डोभाल ने इंटरनेशनल मंच पर चीन की धुनाई कर दी है और यह धुनाई इसलिए खास है क्योंकि ब्रिक्स जैसी बड़ी मीटिंग में अजीत डोभाल ने चीन को लेकर जो बोला उसके बाद मानो चीन के जिनपिंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जरूर भारत से इसका बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगा चीन। और जो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया के अलावा चाइना और साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री थे और उनके सामने अजीत डोभाल ने चीन को रगड़ दिया। आखिर क्या कुछ हुआ वहां पर और क्यों अजीत डोभाल को बोलना पड़ा और वे क्या बोले, यह सब चीजें अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान अजीत डोभाल ने चीन का नाम लिया और रूस के सामने ही उसे धो डाला। जी हां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी संघ के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुसेव के साथ एक कामकाजी बैठक की और बैठक को लेकर भारत में रूसी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत रूस के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। अब यह तो था रूस का बयान, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल ने चीन की क्लास लगा दी और वह भी आतंकवाद से जोड़कर। दरअसल डोभाल ने बिना नाम लिए चीन पर हमला किया और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समूह संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने पर मिलकर काम कर सकता है। महत्वपूर्ण है कि यूएनएससी प्रतिबंध समिति का निर्णय राजनीतिकरण और दोहरे मानकों से मुक्त हो। अब रूस ने कभी नहीं सोचा था कि चीन की धुलाई भारत ऐसे करेगा और अब रूस को भी समझ आ गया होगा कि अजीत डोभाल ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चाइना वही है जो एक तरफ अपने देश के मुसलमानों को कैद में रखता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पालतू आतंकियों को भारत से बचाता है। चीन ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लश्कर-ए-तैयबा समेत बाकी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के वक्त अवरुद्ध पैदा किया था। एनएसए ने ब्रिक्स और ब्रिक्स के मित्र देशों के साथ कई विपक्षी बैठक भी की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका का एक के समूह है। इससे पहले अजीत डोभाल ने ब्रिक्स सम्मेलन से चीन के पूर्व विदेश मंत्री से बातचीत की। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के व्यापक साझा हित है। वांग यी चीन के पूर्व विदेश मंत्री भी हैं। दोनों पक्षों की नियति निकटता से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में राजनीति के आपसी विश्वास का पुनर्निर्माण करना और सामान्य विकास की तलाश करना जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का समाधान खोजने के लिए भारत चीन के साथ काम करने को इच्छुक है। खैर, अब जिस तरीके से भारत ने सामने से चीन को बता दिया कि खेल पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी आतंकवादियों के देश के साथ खेला जा रहा है, भारत के साथ नहीं, और ऐसा करके भारत ने चीन के सामने अपना रुख साफ कर दिया कि भारत किसी भी देश से डरने वाला नहीं, फिर चाहे वह शक्तिशाली देश चीन ही क्यों ना हो, और चीन किसी भी कीमत में भारत को दबा नहीं सकता कि भारत भी अब मजबूत देश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना मजबूत बनता जा रहा है यह सभी देश जानते हैं। ऐसे में चीन की अब कोई भी रणनीति काम नहीं करने वाली है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रूस के सामने अजीत डोभाल ने चीन का बिना नाम लिए क्लास लगाई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 बैठक जो पहली बार भारत में होने जा रही है, वह बैठक आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने उस बैठक के आयोजन स्थल को तैयार करने में 7 साल लगाए हैं और तकरीबन हजारों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए हैं। लेकिन बैठक के केवल 40-42 दिन ही बचे हैं और सितंबर में तो बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े बड़े देशों की डिमांड आना शुरू हो गई है।
और वे कंडीशन रख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वे आएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे नहीं आएंगे। इस बीच चाइना ने बड़ी धमकी दी है भारत को और भारत से रिक्वेस्ट की है चाइना ने कि वह G20 समिट में हिस्सा जरूर लेगा, लेकिन उस पर वीटो देने के लिए कोई दबाव ना बनाया जाना चाहिए। मतलब चीन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उससे बाकी देश जो भारत के समर्थन में हैं वे चीन से जरूर साइन करवाएंगे, इसके लिए प्रस्ताव रख सकते हैं कि भारत को वीटो मिले। और इस पर चीन के ऑफिशियल ने यह बयान दिया है कि चाइना भारत आएगा, लेकिन उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं बनना चाहिए। परंतु भारत छोड़ने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार 20 में से 19 देशों का समर्थन होगा और प्रधानमंत्री ने हर उस देश में जाकर समर्थन मांगा है। अभी फ्रांस गए थे, उससे पहले वे अमेरिका गए थे और उससे पहले इंडोनेशिया, मतलब तमाम सभी बड़े देशों में वे जाकर यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोटिंग करने के लिए उन्होंने लोगों को कन्वेंस भी किया। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कभी यह शर्त रखता है वीटो देने के लिए, तो कभी शर्त रखता है जो भारत के लिए उस शर्त को मानना पॉसिबल नहीं। अब आपको थोड़ा सा G20 के बारे में ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो G20 के इतिहास से जुड़ी है और आप सबको एक अच्छी नॉलेज के लिए जानना चाहिए। दोस्तों, G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और उस समय इसका मकसद इसके सदस्य देशों में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। इसी वजह से तब G20 के जो समिट हुआ करते थे उसमें इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं होते थे, लेकिन वर्ष 2008 से यह परंपरा बदल गई और अब हर साल इस समूह की तरफ से एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें इन सभी 20 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख शामिल होते हैं। भारत अपनी अध्यक्षता में इस समूह की 190 से ज्यादा बैठकें 55 अलग अलग स्थानों पर करने वाला है, जिनमें से कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में भी होगी। और यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि पाकिस्तान जो दुनिया भर में दुष्प्रचार करता है उसमें कितनी सच्चाई है। जिस समय भारत को आजादी मिली उसी दौर में पाकिस्तान का भी निर्णय हुआ था और भारत और पाकिस्तान लोकतांत्रिक रूप से एक समय में अस्तित्व में आए थे। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वह ना तो G20 देशों का हिस्सा है और ना ही आज G20 जैसे बड़े सम्मेलन कभी हो सकते हैं। आज बड़े बड़े नेता अपनी सुरक्षा की वजह से पाकिस्तान जाने से भी कतराते हैं और पाकिस्तान में इस समय इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिरता है कि वहां के प्रधानमंत्री को लोन मांगने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है। यानी आज जहां भारत वैश्विक राजनीति का गढ़ बन गया है तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच फर्क आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां भारत एक तरफ G20 के समिट अपने यहां ऑर्गेनाइज कर रहा है और पाकिस्तान के हाल ऐसे हैं कि अब वहां लोकतंत्र भी एक मजाक बन गया है। 9 और 10 सितंबर में अब भारत के दिल्ली में G20 का सबसे बड़ा समिट होने वाला है, जिसमें सभी देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, लीडर्स और प्रेसिडेंट जैसे लीडर आएंगे और एक मंच पर इकट्ठा होंगे। और आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि इतने बड़े बड़े 20 देशों के नेता एक समय पर भारत में मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।